बुलेटिन में आज सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की झलक दिखा देते हैं। रूस के राष्ट्रपति को अपनी गाड़ी में बैठाकर स्वागत करने वाले मोदी का आज दो देशों में ऐसा ही स्वागत सत्कार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे और राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। फिर इथियोपिया के पीएम खुद कार चलाकर नरेंद्र मोदी को होटल तक ले गए और उन्होंने रास्ते में मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इथियोपिया दौरा है। वहां 2 दिन के राजकीय दौरे पर वो हैं। इथियोपिया की तरह जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर म्यूजियम ले गए थे। मोदी सोमवार शाम जॉर्डन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की और दोनों ही देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पश्चिम एशिया में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल है, खासकर पाकिस्तान के लिहाज से, जिसने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसा रक्षा समझौता करके मिडिल ईस्ट में नई चुनौती पेश कर दी। सवाल ये कि जिस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला महीने भर पहले पाकिस्तान आए, जिस जॉर्डन को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त बताता है, उस जॉर्डन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में अपने दौरे के लिए क्यों चुना है? This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो जॉर्डन में पीएम मोदी को मिले खास सम्मान से जुड़ी है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी को गाड़ी चलाकर म्यूजियम लेकर जाते हैं। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए। My dear brother, Prime Minister, under the great leadership of Prime Minister Modi, India has witnessed great growth. तो जॉर्डन भारत से करीबी चाहता है, लेकिन वो तो सऊदी अरब और यूएई भी चाहते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें क्यों नहीं चुना? मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। पश्चिम एशिया में जॉर्डन की पहचान एक उदार देश की है, जिससे करीबी एक साथ कई कारणों की वजह से जरूरी है। जॉर्डन खुद को कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत गढ़ के रूप में पेश करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश गाजा में शांति प्रक्रिया में अहम रोल निभा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अहम है, क्योंकि यहाँ की जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी भारत को फास्फोरिक एसिड बनाकर भेजती है। इस तरह खाद्य सुरक्षा को लेकर भी इसकी अपनी अहमियत है। जॉर्डन में एनआरआई के स्वामित्व वाली 15 से ज्यादा कपड़े की कंपनियां हैं, जो अमेरिका समेत दुनिया भर को कपड़ा निर्यात करते हैं। इसके अलावा जॉर्डन में 17,000 से ज्यादा भारतीय रहकर काम करते हैं। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। जॉर्डन को लेकर एक और अहम बात IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जो भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से आगे बढ़कर ग्रीस होते हुए यूरोप के मार्केट तक जाएगा। इस कॉरिडोर से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कारोबार बढ़ेगा। सीधे यूरोप तक भारत की पहुंच बढ़ जाएगी। भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से USA, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है।
लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। जॉर्डन में भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा 37 वर्ष बाद हो रहा है। पीएम मोदी पिछली बार साल 2018 में फिलिस्तीन जाते वक्त जॉर्डन से गुजरे थे। इसके बाद जॉर्डन के राजा भारत आए थे। भारत और जॉर्डन ने अपने कारोबार को 45,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। खासकर खाद्य के मामले में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत की दिलचस्पी है। इस तरह सऊदी अरब और इजराइल के बीच का ये छोटा सा देश भारत के हिसाब से बड़ा अहम है। भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। विदेश में सेटल होने का सपना कैसे परिवार के लिए काल बन सकता है, इसकी डरावनी तस्वीर गुजरात के मेहसाणा में एक बार फिर से देखी गई है। मेहसाणा जिले के बादलपुर गांव का एक परिवार इस वक्त लीबिया में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आरोप यह है कि एजेंट्स ने उन्हें पुर्तगाल भेजने का झांसा दिया और लीबिया भेज दिया और वहां उन्हें बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती मांगी जा रही है। अब मेहसाणा के बादलपुर गांव के इस घर में सन्नाटा पसरा है। परिवार के लोग चिंता और दहशत के साए में हैं, क्योंकि यहां से पुर्तगाल में बसने का सपना लेकर निकले पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी को लीबिया में अगवा कर लिया गया। आरोपी रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। किस्मत सिंह चावड़ा अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ लीबिया में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आरोप है कि एजेंटों ने उन्हें पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर लीबिया भेज दिया। अब ये परिवार लीबिया में कैद है। पीड़ित परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। અમારા ફળાને મારે મોટો દીકરો હોય ને એ જે સહી જવા જાય છે ભાઈ તે મારા ફેમિલી એમ કે દુબઈથી પૈસા માગે છે ને પકડી પાડે છે। અમારા ભાઈ ભત્રીજા શ્રી કિસ્મતસિંહને જે અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે તેમને ભારત સરકાર એમાં ઇન્વોલ્વ થઈને કેન્દ્ર સરકાર કે વિદેશ મંત્રાલય એમનાથી જેટલા પણ બને એટલા પ્રયત્નો કરીને અમારા ભત્રીજાને ઝડપથી ઝડપ જ્યારે વતન લાવવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે। लीबिया में फंसे किस्मत सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो वीडियो कॉल पर परिवार से मदद मांग रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में धमकी की आवाजें भी सुनाई दे रही है। अभी तक तेरे को कुछ किया था नहीं ना, अब देखना पूरी रात एंजॉय करना, पूरी रात एंजॉय करेगा तुम। अक्सर डंकी रूट या अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंट लोगों को इसी तरह मौत के मुंह में धकेल देते हैं। फिलहाल पूरा गांव इस परिवार की सलामती की दुआ मांग रहा है। हमारे पास के गांव बदलपुरा गांव है, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें से एक परिवार वो जाने वाला था पोलैंड जाने के लिए निकला था, तो शाहजहाँ एयरपोर्ट से उसे एजेंटों के कहने से वो लीबिया में उतर गया। वो लीबिया में उतरने के बाद वो एजेंट लोगों ने उसको किडनैप कर दिया। किडनैप करने के बाद उसे बोला कि हमको 2 करोड़ रुपया तुम हमें भेजो, वरना आपका परिवार आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अभी उन घर के परिवारों ने सरकार से को ध्यान दिया है और कलेक्टर जी को वो लेटर लिख के दिया है कि हमारा परिवार को बंधक बनाया है। परिवार वाले परेशान हैं। थाने से लेकर एसपी और कलेक्टर ऑफिस तक चक्कर लगा रहे हैं। विधायकों और सांसदों से भी मदद मांगी जा रही है। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में दखल देंगे। उनके परिवार के लोगों की सही सलामत वतन वापसी हो सकती है। અમે રજૂઆત દરેક જગ્યાએ સાહેબ કરી છે। લાગણાથ પોલીસ સ્ટેશન પીઆઈ સાહેબ પરમાર સાહેબથી લઈને એસપી ઓફિસ, કલેક્ટર ઓફિસ, ધારાસભ્ય કક્ષાએ રાજ્યસભા સાંસદ શ્રી મયંકભાઈ નાયકને પણ અમે ટેલિફોનિક વાતચીત પણ કરી છે અને એમને ડોક્યુમેન્ટ પણ પહોંચાડ્યા છે અને કેસની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે। અમારી આપણા મહેસાણા અને આપણા પરિવાર જે ગુજરાતના આપણા આ અમને અપહરણ કર્યું છે એમાં આપણા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પણ આમાં રસ લઈ અને જેમ બને તેમ ઝડપથી આપણા ઇન્ડિયન ભારતીયને ઝડપથી ઘરે લાવવામાં મદદ કરે એવી અમારી અપેક્ષા છે સાહેબ। राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। इसके अलावा मेहसाणा के कलेक्टर ने भी
विदेश मंत्रालय को पूरी जानकारी भेज दी है। फिलहाल लीबिया सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में तालाबों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। चंडोला और इसनपुर लेक के बाद अब कमल झील पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। यहां तालाब के आसपास के करीब 150 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अहमदाबाद में एक बार फिर बुलडोजर गरज रहा है। एक बार फिर अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। तनाव भरे माहौल की ये तस्वीर अहमदाबाद के कुबेर नगर में स्थित कमल तालाब की है, जिसे पहले मिट्टी से पाटकर समतल किया गया, फिर उस पर अवैध तरीके से मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया, जिस पर अब एएमसी का बुलडोजर चला है। नगर निगम ने पिछले महीने ही कमल तालाब पर बने 150 अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा किया था और लोगों को जगह खाली करने की मोहलत दी थी। नोटिस की समय सीमा खत्म होते ही नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर कमल तालाब पर बने अवैध निर्माण वाली जगह पर पहुंची और एक एक कर अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। कमल तालाब पर बने अवैध 150 से ज्यादा मकान का डिमोलेशन किया जा रहा है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम के दक्षिण विभाग के एस्टेट विभाग की तरफ से ये पूरा डिमोलेशन की जो कार्यवाही है ये की जा रही है। डिमोलेशन करने के पहले जो तालाब के भाग में जो अवैध मकान बने हुए थे, इन्हें तोड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई थी। प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कमल तालाब पर बने अवैध मकानों में सालों से रह रहे लोग प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ये जमीन उन्हें 50 साल पहले नगर निगम की तरफ से ही अलॉट की गई थी। ये मकान कम से कम 50 से 60 साल पहले जो इंदिरा गांधी के समय में दिया था, जिसका मकान जिसका जो रहे उसका मकान, जो खेड़े उसकी खेती, ये कायदे में सबको मकान मिला था। तो 50-60 साल से ये सब ले रहे हैं और ये बाबा सिरामिक के झुप्पड़पट्टी है, तो नगर पंचायत ने उसने ये मकान दिया है। तो ये नगर पंचायत का ये पूरा है हमारे पास और ये नोटिस दिया है 6/11 को और 1 महीना हुआ है, उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया है। समस्या ये है ना, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। हम आ रहे हैं 257 में, बरोबर, और नोटिस है 258 सर्वे नंबर। हमारा 257 सर्वे नंबर है। कितने समय से आप रहे हैं? 50 साल से। जगह खाली करने के लिए लोगों ने नगर निगम से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी, लेकिन लोगों की मांग के बावजूद नगर निगम का बुलडोजर गरजता रहा। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कमल तालाब पर बने अवैध 150 मकानों को तोड़ा जाता रहा। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से जहां लोगों में गुस्सा था, तो वहीं आंखों के सामने टूटते अपने आशियाने को देख लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा जन्म हो गया और मेरे बाप कब से रह रहा मेरे को नहीं मालूम। मेरा जन्म हो गया, कितना खड़ा हूँ, मेरा जन्म हो गया। मेरा क्या करेंगे अब आप लोग? क्या करेंगे? कुछ नहीं। मैं बोलूँ मैं जिंदगी भर वोट नहीं करूंगा। हाँ, गवर्नमेंट में मैं पूरे परिवार को ना बोल दूंगा, नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए मेरे को, सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि अहमदाबाद नगर निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर लोगों से उनके जरूरी कागजात जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले दिनों में नगर निगम की तरफ से कमल तालाब के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जिन किसी के भी अवैध मकान तोड़े गए हैं उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बहरहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं जेसीबी, हिटाची मशीन और साथ ही में बुलडोजर के द्वारा कमल तालाब पे जो 150 से ज्यादा मकान अवैध बनाए गए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये मकान जो अवैध रूप से बने हुए हैं, इसे तोड़े जाने के बाद जो कमल तालाब है उसकी जगह को भी खोला जाएगा। कमल तालाब की बात करें तो बीते लगभग 25-30 सालों से भी अधिक का वक्त हुआ जब एक के बाद एक अवैध मकान यहाँ पे उनका निर्माण किया गया। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें भी आप देख के समझ पाएंगे कि तालाब के आसपास की जो जमीन थी उस पे मिट्टी पाटी गई और पक्के
जो मकान है वो बनाए गए। आखिरकार प्रशासन ने इन पक्के मकानों को तोड़ने की जो बुलडोजर कार्यवाही है वो की है। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन इस आक्रोश के बीच 150 जितने मकानों को डिमोलिश किया जा रहा है और जो कमल तालाब है उसकी जगह को खोली जा रही है। आने वाले दिनों में इस कमल तालाब का ब्यूटिफिकेशन का जो कामकाज है वो नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सूरत शहर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से सूरत शहर में नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। इन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह और अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के कुछ नए पदाधिकारी अब इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के नेताओं का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने विचार विमर्श करके पद पर नहीं बिठाया लोगों को। कम अनुभव वाले नेताओं को बड़े पद दे दिए गए हैं और जिनके पास संगठन का लंबा अनुभव है उन्हें छोटे पद दिए गए हैं। सूरत शहर कांग्रेस इकाई में कई लोगों को जगह दी गई थी, उनको नए नए पद दिए गए थे, लेकिन कई लोगों ने अब इस्तीफा दे दिए हैं। क्या वजह है उनकी इस्तीफा देने की? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें वो क्या कह रहे हैं। नासिर भाई, आप कांग्रेस से कब से जुड़े हैं और किस पद पर आपको कांग्रेस ने नियुक्ति की थी और इस्तीफा क्यों दिया? मैं जिस ज़माने में प्रबोध रावत जी प्रदेश प्रमुख हुआ करते थे, ठाकुर नायक शहर प्रमुख हुआ करते थे, सहकार मंत्री रहा करते थे ठाकुर भाई नायक, उस ज़माने में मैं झुपड़पट्टी सेल का महामंत्री रहा। अभी 13 दिसंबर 2025 के रोज़ प्रदेश समिति की ओर से सूरत शहर समिति की एक यादी प्रसिद्ध हुई। उस लिस्ट में सूरत शहर समिति के अहदेदारों के अलावा एक कारोबारी की भी यादी प्रसिद्ध हुई, जिसमें हमको कारोबारी मेंबर की तरह रखा गया। हमें ये लगा कि हमने 45 साल पार्टी को दिए, पार्टी की जिम्मेदारी निभाई। पद से और व्यक्ति से बड़ी पार्टी हम समझते हैं, हमारा तजुर्बा रहा है। लेकिन पार्टी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्ति की समझ, व्यक्ति की गतागम, व्यक्ति की सूझबूझ, व्यक्ति की राजकीय गतिविधि, उसके साथ उसके पद का तालमेल भी तो होना चाहिए। किस पोस्ट पर आपको नियुक्ति की गई थी और फिर इस्तीफा क्यों दिया? अभी नई जो शहर बॉडी डिक्लेयर हुई है उसमें हमें कारोबारी में ओहदा दिया था, तो पार्टी ने चर्चा विचारणा की बगैर ये ओहदा दिया है, इसके लिए हमने नाराज़ होकर इस्तीफा दिया है। जब भी पार्टी को कोई भी बड़ा काम, बड़ी सभा या बड़ा आयोजन करना होता है तो ज़्यादातर पब्लिक हम लिम्बायत से लेकर जाते हैं, जबकि उनकी सभाएं जो है वो भरचक लगे और वहाँ आबादी लगे। बिल्कुल, आपने सुना है 3 अलग अलग पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। हालांकि अब ये पूर्व पदाधिकारी हो गए क्योंकि कांग्रेस इकाई की जो नई बॉडी बनी थी उसमें इन तीनों लोगों को अलग अलग पद दिए गए थे और उन लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह से सूरत शहर में और भी कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को जिस तरह से पद देने चाहिए उस तरह से पद नहीं दिए हैं और यही बात है कि उनकी नाराज़गी और नाराज़गी तहत ही उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया जो पद उनको नहीं दिए गए थे। हालांकि कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहेंगे। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। सूरत में 3 जालसाजों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक बिजनेसमैन से 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस घटना के 1 महीने के बाद अब पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये ठग अपनी कार पर पुलिस लिखी हुई नेम प्लेट लगाकर चला करते थे और लोगों को किया करते थे ब्लैकमेल। सूरत का एक बिजनेसमैन जब अपने दोस्त और एक महिला के साथ फार्म हाउस पर था तो ये तीनों ही वहां पहुंच गए और बिजनेसमैन को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रुपए मांगने लगे। हालांकि मामला 13 लाख रुपए में सेटल हुआ। उसी बिजनेसमैन की शिकायत के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में कि ये ठग अब तक कितने और लोगों को ऐसे ही शिकार बना चुके हैं। नकली पुलिस बनकर जो 3 लोग आए थे उनको हम लोगों ने धर दबोचा है। उनके पास से एक 4 व्हीलर गाड़ी हमने जब्त की है जिसके ऊपर पुलिस का बोर्ड मारा हुआ था और इन तीनों लोगों के पास से जो पैसा गया है 13 लाख रुपए फिरियादी के, वो पैसा रिकवर करने की तफ्तीश हम अभी कर रहे हैं। आगे उनके रिमांड मांगे जाएंगे। रिमांड के अंदर अगर कोई दूसरा गुनाह इन लोगों का निकलता है तो हम उसकी तरफ भी आगे की कार्रवाई करेंगे। जूनागढ़ GIDC क्षेत्र में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी और प्लास्टिक का गोदाम होने की वजह से आग तेजी के साथ फैली भी। कुछ ही देर में पूरा का पूरा गोदाम इस आग की चपेट में आ चुका था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका।